देश में 100 करोड़ टीकाकरण पूरा होने पर जश्न की विशेष तैयारी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बंदरगाहों, मेट्रो, बस स्टैंड समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर एक साथ अनाउंसमेंट की जाएगी। 1 अरब टीका लगने के मौके पर आज सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स से बातचीत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य पूरा होने पर एक गीत और एक ऑडियो विजुअल फिल्म लॉन्च करेंगे। स्पाइस जेट के विशेष कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस खास मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजियाबाद में रहेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा और वैक्सीनेशन योद्धाओं का सम्मान करेंगे। यूपी में रात 11 से सुबह 6 बजे तक लगने वाला कोविड कर्फ्यू खत्म। सीएम योगी के आदेश के बाद सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। पीएम मोदी आज एम्स के झज्जर कैंपस को विश्राम सदन का तोहफा देंगे। इससे कैंसर मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को काफी सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। कई मंत्री देंगे प्रेजेंटेशन। सुबह 11:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। पेट्रोल और गैस की लगातार बढ़ती कीमतों पर एक्शन में सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के प्रमुखों से चर्चा की। यूपी विधानसभा चुनाव 7 लड़ेगी समाजवादी पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी। लखनऊ में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। 27 अक्टूबर को मऊ में साझा रैली। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने एबीपी न्यूज से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, कोई अच्छा व्यक्ति 2022 में यूपी का सीएम बने। कुशीनगर में पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, ये समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी है, माफियावादी है। अब योगी राज में माफी मांग रहे हैं माफिया। कुशीनगर को पीएम मोदी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज की सौगात। मोदी ने बौद्ध मंदिर में लेटे हुए बुद्ध की परिक्रमा की। परिसर में बोधि वृक्ष भी लगाया। पीएम मोदी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने तंज किया। कहा, एक ईंट नहीं लगाई और फीता लेकर आ गए। सीएम योगी बोले, हमने काम किया तो फीता भी हम ही काटेंगे। यूपी के आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की मौत। परिवार वालों का आरोप, इस पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। सरकार का 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगरा जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पहले पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लिया था। प्रियंका गांधी ने लखनऊ से आगरा जाते समय रास्ते में घायल लड़की को देख रुकवाया काफिला। अपने हाथों से महरम पट्टी की। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का प्रियंका गांधी पर निशाना। कहा, कांग्रेस शासित राज्यों में अपराध पर गूंगी और बहरी क्यों हो जाती है प्रियंका। वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली में शोभा यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बोले, देश में एससी समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हरीश रावत की कांग्रेस आलाकमान से पंजाब के प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त करने की अपील। कहा, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर ध्यान देने के लिए जरूरी है। पंजाब में नई पार्टी बनाने के अमरिंदर सिंह के ऐलान पर बरसी कांग्रेस। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा बोले, अमरिंदर ने कांग्रेस की पीठ पे छुरा घोंपा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री परगट सिंह का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज। कहा, कैप्टन बीजेपी से मिले हुए हैं और अब ये साफ हो गया है। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अकाली दल की नेता हरसिमरत बादल ने कैप्टन अमरिंदर पर साधा निशाना। बोली, कैप्टन 2017 से ही बीजेपी से मिले हुए हैं। उनके कहने पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में अपना वोट कांग्रेस को डलवाया था। दिल्ली में किसानों को केजरीवाल सरकार की बड़ी मदद। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, जिनकी फसल खराब हुई उन्हें प्रति हेक्टेयर 50-50 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद, 2 घायल। देश में फिर उठी बलिदान के बदले की मांग। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान का हैंड ग्रेनेड बरामद। आतंकी से पूछताछ जारी। कश्मीर टारगेट किलिंग मामले में एनआईए ने श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग समेत 11 जगहों पर मारा छापा। आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले 4 लोग गिरफ्तार।
इस महीने आतंकी 11 आम नागरिकों की हत्या कर चुके हैं। जम्मू के पुंछ में आतंकियों से चल रहे एनकाउंटर का 11वां दिन, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई। कश्मीर में मारे गए अररिया के मजदूरों के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी, पाकिस्तान की कायराना हरकत का बदला लेगा भारत। एलएसी पर चीन के खिलाफ भारतीय सेना का प्लान 190, भारतीय सैनिकों को आक्रामक बनाने के लिए तैयार की गई नई रणनीति, मकसद है किल और बी किल्ड। इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन पर पहुंचा एबीपी न्यूज। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को बड़ा झटका, सेशंस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज, वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दी, आज हो सकती है सुनवाई। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करने के दौरान कहा, आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में था। आर्यन समेत तीनों आरोपियों का अपराध जमानत के लायक नहीं। अपराध से जुड़ी हुई कुछ और खबरों पर रुक करेंगे फटाफट अंदाज में। मुंबई एंटी नारकोटिक्स ब्रांच ने सैंड में छापामार कार्रवाई कर 22 करोड़ की हीरोइन जब्त की है। एक महिला ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार, ड्रग्स का राजस्थान कनेक्शन भी आया है सामने। 200 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से ईडी ने की पूछताछ, 4 बार समन भेजने के बाद ईडी के सामने पेश हुई जैकलिन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार पर तल्ख टिप्पणी, कहा पीछे कदम हटाने वाली सरकार की छवि बन रही है। राजस्थान के जयपुर में एक महिला की हत्या पर सियासी घमासान, मवेशी चराने गई महिला को बेरहमी से मारा गया। बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जयपुर में महिला की हत्या पर एक्शन में महिला आयोग, पुलिस को मामले में जल्द और उचित एक्शन लेने का निर्देश दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में युवती की सनसनीखेज हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता दिखा युवक, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या के मामले की जांच के लिए पंजाब पुलिस ने एसआईटी बनाई। तरनतारन के रहने वाले थे लखबीर। गृह मंत्री अमित शाह भारी बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचे। आज प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से 46 लोगों की मौत, नैनीताल में सबसे ज्यादा 25 लोगों की जान गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की भी ली जा रही है मदद। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ से मलबा गिरने से बढ़ी मुश्किलें, मलबा हटाने में जुटा हुआ है प्रशासन। उत्तराखंड में आपदा में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों की मदद में जुटी हुई है सेना। दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों के रेस्क्यू और खाने पीने का सामान पहुंचाने में जुटे जवान। यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर आया कोसी नदी का पानी। बाढ़ में रोडवेज की एक बस भी बही, समय रहते बस से यात्रियों को बाहर निकाला गया। लखीमपुर खीरी बनबसा बैराज से छोड़ने जाने वाले कई दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। भीरापलिया में रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बही, मरम्मत में जुटा हुआ है रेलवे प्रशासन। नमस्ते भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन उसके पहले आपको देश में वैक्सीनेशन से जुड़ा अहम आंकड़ा बता देते हैं। देखिए, आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो डोज है उसका लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस बीच जो वैक्सीनेशन के आंकड़े हैं वो आपको बता देते हैं। 100 करोड़ पूरा होने में केवल 12,40,000 वैक्सीन की डोजेस कम है और लगातार वैक्सीन लग रही है देश भर में। और बहुत जल्द ये आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर लेगा और उसके साथ ही भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने देश के लोगों को 100 करोड़ वैक्सीन लगा दी है। और ये आप नीचे लोअर में वो पूरे आंकड़े देख भी रहे हैं और किस तरह से आंकड़ा कम हो रहा है और हम 100 करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा और इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अपनी खुद की सोशल नेटवर्किंग सर्विस लॉन्च करेंगे और ट्रंप ने आज इसका बाकायदा ऐलान किया है। ट्रंप की सोशल साइट का नाम ट्रुथ सोशल रखा जाएगा। आपको बता दें कि इसी साल राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिकी संसद में हुई हिंसा को लेकर फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट ने ट्रंप को बैन कर दिया था। हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सक्रिय रहने वाले ट्रंप के लिए ये बड़ा झटका था। ट्रंप बैन हटवाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने अपनी खुद की सोशल नेटवर्किंग सर्विस लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है।
एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और अगली खबर है स्पेन से। स्पेन में ला पामा में ज्वालामुखी करीब 1 महीने से धधक रहा है। स्पेन के ज्वालामुखी की हैरान करने वाली ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्वालामुखी से लावा नदी की धार की तरह निकल रहा है और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ही पूरे इलाके को अब खाली करवा दिया गया है। लेकिन परेशान करने वाली बात ये कि धधकता हुआ ये लावा एक पेट्रोल पंप की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर हम आपको लगातार एक लोअर बैंड दिखा रहे हैं जिस पर आप वो आंकड़े देख रहे हैं, यानी कि कितनी वैक्सीनेशन की डोज या वैक्सीन की डोज कम है 100 करोड़ पूरा होने में। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बहुत तेजी से पूरे देश में वैक्सीनेशन हो रहा है। आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। अब केवल 11,47,000 के करीब वैक्सीन की डोजेस दी जानी बाकी है ताकि हम 100 करोड़ के आंकड़े को छू सके। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। देश जो है आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा छूकर एक नया कीर्तिमान बनाने वाला है। 100 करोड़ के इस ऐतिहासिक आंकड़े से देश अब बस कुछ कदम की दूरी पर है और इसी को लेकर आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े में अब बस 11,51,000 से भी कम वैक्सीन की डोज बाकी है। माफ कीजिएगा, ये लगातार कम हो रही है। 11,44,000 से भी कम वैक्सीन की डोज बाकी है। आज की बात करें तो आज अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगवाई जा चुकी है और आज लक्ष्य ये है कि भारत 100 करोड़ के वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर ले और उसमें अब केवल 11,43,000 वैक्सीन की डोजेस दी जानी बाकी है। देश में 100 करोड़ टीकाकरण पूरा होने पर जश्न की विशेष तैयारी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बंदरगाहों, मेट्रो, बस स्टैंड समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर एक साथ अनाउंसमेंट की जाएगी। 1 अरब टीका लगने के मौके पर आज सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएंगे। फ्रंटलाइन वर्करों से करेंगे बातचीत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य पूरा होने पर एक गीत और एक ऑडियो विजुअल फिल्म लॉन्च करेंगे। स्पाइस जेट के विशेष कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस खास मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजियाबाद में रहेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा और वैक्सीनेशन योद्धाओं का सम्मान भी करेंगे। यूपी में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लगने वाला कोविड कर्फ्यू खत्म। सीएम योगी के आदेश के बाद सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। पीएम मोदी आज एम्स के झज्जर कैंपस को विश्राम सदन का तोहफा देंगे। इससे कैंसर मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को काफी सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। कई मंत्री देंगे प्रेजेंटेशन। सुबह 11:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी। पेट्रोल और गैस की लगातार बढ़ती कीमतों पर एक्शन में सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के प्रमुखों से चर्चा की। यूपी विधानसभा चुनाव 7 लड़ेगी समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी। लखनऊ में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। 27 अक्टूबर को मऊ में साझा रैली। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने एबीपी न्यूज पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, कोई अच्छा व्यक्ति ही 2022 में यूपी का सीएम बने। कुशीनगर में पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, यह समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी है, माफियावादी है। अब योगी राज में माफी मांग रहे हैं माफिया। कुशीनगर को पीएम मोदी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज की सौगात। मोदी ने बौद्ध मंदिर में लेटे हुए बुद्ध की परिक्रमा की। परिसर में बोधि वृक्ष भी लगाया। पीएम मोदी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा, एक ईंट नहीं लगाई और फीता लेकर आ गए। सीएम योगी बोले, हमने काम किया तो फीता भी हम काटेंगे। यूपी के आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की मौत। परिवार के आरोप पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सरकार का 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगरा जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पहले पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लिया था। प्रियंका गांधी ने लखनऊ से आगरा जाते समय रास्ते में घायल लड़की को देखकर रुकवाया काफिला। अपने हाथों से मरहम पट्टी की।
यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा कांग्रेस शासित राज्यों में अपराध पर गूंगी और बहरी क्यों हो जाती हैं प्रियंका। वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली में शोभा यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बोले देश में एससी समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हरीश रावत की कांग्रेस आलाकमान से पंजाब के प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त करने की अपील, कहा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर ध्यान देने के लिए जरूरी है। और आइए राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं, फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। पंजाब में नई पार्टी बनाने के लिए अमरिंदर सिंह के ऐलान पर बरसी कांग्रेस। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा बोले, अमरिंदर ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री परगट सिंह का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज, कहा कैप्टन बीजेपी से मिले हुए हैं और अब ये साफ हो गया है। अकाली दल की नेता हरसिमरत बादल ने कैप्टन अमरिंदर पर साधा निशाना, बोली कैप्टन 2017 से ही बीजेपी से मिले हुए हैं। उनके कहने पर बीजेपी ने पिछले चुनावों में अपना वोट कांग्रेस को डलवाया था। दिल्ली में किसानों को केजरीवाल सरकार की बड़ी मदद, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले जिनकी फसल खराब हुई है उन्हें प्रति हेक्टेयर 50-50 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद, 2 घायल, देश में फिर उठी बलिदान की बदले की मांग। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान का हैंड ग्रेनेड बरामद, आतंकी से पूछताछ जारी। कश्मीर टारगेट किलिंग मामले में एनआईए ने श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग समेत 11 जगहों पर मारा छापा। आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले 4 लोग गिरफ्तार। इस महीने आतंकी 11 आम नागरिकों की हत्या कर चुके हैं। जम्मू के पुंछ में आतंकियों से चल रहे एनकाउंटर का आज 11वां दिन, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गईं। कश्मीर में मारे गए अररिया के मजदूरों के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। पाकिस्तान की कायराना हरकत का बदला लेगा भारत। एलएसी पर चीन के खिलाफ भारतीय सेना का प्लान 190, भारतीय सैनिकों को आक्रामक बनाने के लिए तैयार की गई नई रणनीति। मकसद है किल और बी किल्ड। इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन पर पहुंचा एबीपी न्यूज। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को बड़ा झटका, सेशंस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज। वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दी, आज हो सकती है सुनवाई। अपराध से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं, फटाफट अंदाज में। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करने के दौरान कहा, आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में था। आर्यन समेत 3 आरोपियों का अपराध जमानत के लायक नहीं। मुंबई एंटी नारकोटिक्स ब्रांच ने सायन में छापा मारकर 22 करोड़ की हेरोइन जब्त की। एक महिला ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार, ड्रग्स का राजस्थान कनेक्शन सामने आया। 200 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से ईडी ने पूछताछ की। 4 बार समन भेजने के बाद ईडी के सामने पेश हुई जैकलिन। राजस्थान के जयपुर में एक महिला की हत्या पर सियासी घमासान, मवेशी चराने गई महिला को बेरहमी से मारा गया। बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जयपुर में महिला की हत्या पर एक्शन में महिला आयोग, पुलिस को मामले में जल्द और उचित एक्शन लेने का निर्देश दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में युवती की सनसनीखेज हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता दिखा युवक, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और देखिए इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। ये अपडेट आपको दे देते हैं क्योंकि लगातार देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और पिछले अगर 17 दिनों की बात करें तो 5 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कल भी आपको बता दें 34 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी और हर अपडेट पेट्रोल डीजल के दाम से जुड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल का भाव देखिए, 106 रुपए 54 पैसे का हो गया है। दिल्ली में डीजल 95 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर है और पिछले 18 दिनों में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हैं और 5 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ गए। शरद पूर्णिमा के पावन मौके पर कल अयोध्या समेत पूरे देश में व्रत रखकर और पूजा पाठ करके शरद पूर्णिमा मनाई गई। इस मौके पर अयोध्या में माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। शाम की आरती के बाद श्रद्धालुओं ने चंद्रमा की रोशनी में पूजा की। आपको बता दें कि दीपावली से पहले शरद ऋतु की शुरुआत के तौर पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसकी काफी मान्यता है।
शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबर से। बुधवार का दिन बदले के नाम रहा। सुरक्षा बलों ने बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया है और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अब मकसद सिर्फ इंतकाम नहीं बल्कि काम तमाम करना है। पूरा हुआ राजा ऋषिदेव की मौत का बदला। योगेंद्र ऋषिदेव की हत्या का लिया हिसाब। सगीर अहमद के खून का भी इंतकाम हुआ पूरा। कश्मीर में बेकसूरों का खून बहाने वाले आतंकियों का सेना ने बदला चुन चुन कर ले लिया है। कुलगाम में 17 अक्टूबर को बिहार के अररिया के रहने वाले मजदूर राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की हत्या करने वाले आतंकी का काम कुलगाम में ही तमाम कर दिया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा टीम ने लश्कर के डिस्ट्रिक्ट कमांडर गुलजार अहमद रेशी और इमरान डार को मुठभेड़ में मौत के घाट उतार दिया। सुरक्षा बलों को कुलगाम के सोपत इलाके में लश्कर के आतंकी गुलजार और इमरान के छिपे होने की खबर मिली। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों से सरेंडर के लिए भी कहा गया, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सेना ने कुछ ही मिनट में दोनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। एनकाउंटर को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा, पुलिस और सेना ने 17 अक्टूबर को बिहार के 2 मजदूरों की हत्या करने वाले लश्कर के आतंकी गुलजार अहमद रेशी समेत 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों से एक AK-47 समेत बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। कश्मीर में बेगुनाहों के खून के इंतकाम की एक कहानी शोपिया में भी पूरी की गई। शोपिया के द्रगाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर आदिल वानी समेत 2 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। आदिल वानी ने 16 अक्टूबर को पुलवामा में सहारनपुर के रहने वाले कारपेंटर सगीर अहमद की हत्या की थी। शोपियां के सुगन द्रागद इलाके में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया, जिनमें से एक की पहचान लश्कर तैयबा के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आदिल वानी के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP विजय कुमार के अनुसार आदिल का ही हाथ पुलवामा में हुई उत्तर प्रदेश के मजदूर सगीर अहमद की हत्या में हाथ शामिल था। शोपिया एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि 2 घायल हैं। जम्मू कश्मीर में बीते 15 दिनों में 11 एनकाउंटर में 17 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों ने 11 आम नागरिकों की हत्या की है। घाटी में बिहार के मजदूरों की हत्या का बदला लेने पर बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। जम्मू कश्मीर की पुलिस को और आर्मी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जो 2 बिहार के मजदूर आतंकियों ने मारे थे, आज 2 आतंकियों को आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर पहुंचने वाले दूसरे प्रदेशों के मजदूरों की हत्या आतंकियों की बौखलाहट का सबूत है, लेकिन सुरक्षा बलों का संदेश भी बिल्कुल साफ है कि खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा और बराबर लिया जाएगा। और बात एक और अहम खबर की कर लेते हैं। उत्तराखंड में आसमान से बरसी आफत के बाद जमीन पर तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं बाढ़ से जबरदस्त तबाही हो रही है तो कहीं भूस्खलन कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से 46 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। नैनीताल में सबसे ज्यादा 25 लोगों की जान गई है। हालात का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से बिगड़े हालात के बीच राहत बचाव के काम में तेजी लाने के मकसद से केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह बीती रात देहरादून पहुंचे। आज वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े
अधिकारियों से बात कर हालात का जायजा लेंगे। उत्तराखंड में सबसे बुरी हालत नैनीताल की है। यहाँ के कुछ इलाकों में पर्यटक इस कदर फंस गए हैं कि उन्हें निकालना मुश्किल हो रहा है। भूखे प्यासे सैलानियों को राहत पहुंचाने के लिए सेना के जवान रात भर चलकर उन तक पहुंचे और खाना मुहैया कराया। नैनीताल में बादल इतनी बेरहमी से बरसे हैं कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। नैनीताल की जान कहे जाने वाली नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होकर माल रोड पर बहने लगा। अक्टूबर महीने में ऐसा पहली बार हुआ था कि नैनी झील का पानी 12 फीट के स्तर को पार कर गया था। सड़कें तबाह हो गईं, रेलवे ट्रैक ध्वस्त हो गए, नैनीताल का संपर्क देश के बाकी हिस्से से कट गया। हालांकि अब पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ता जा रहा है। नैनीताल से 130 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद नदी में ऐसा उफान आया कि जान बचाने के लिए एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पीलीभीत में हालात कितने खराब थे उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। चारों तरफ पानी भरा है, नीचे दूध के डिब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठे हैं। तस्वीर पीलीभीत की हजारा की है, जहां 6 लोग बारिश में फंसे थे और ये वीडियो वायरल कर उन्होंने मदद मांगी थी। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 दिन की बारिश ने तबाही मचा दी। पहाड़ पर हुई लगातार बारिश के बाद बनबसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ते ही नदियां उफान पर आ गईं। उफान ऐसा कि बांध ही टूट गया और पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। मुरादाबाद के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। रामपुर में 2 दर्जन से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। श्रावस्ती में सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। उत्तराखंड के अलावा सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कुदरत कहर बरपा रही है। भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी उफान पर है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में भूस्खलन से जगह जगह तबाही हुई है। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 10 बाधित हो गया है और पश्चिम बंगाल के साथ सड़क संपर्क तबाह हो गया है। नमस्ते भारत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे महत्वपूर्ण खबर की। पेट्रोल डीजल आज फिर महंगा हो गया है और उसी महंगाई को लेकर कांग्रेस के नेता मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में मर्यादा ही भूल गए और विवादित बयान दे दिया। राजू भाई स्मृति ईरानी बहुत याद है तुमको कई बात की डोगरी हुई क्या अब। ये है अरुण यादव, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री। अरुण कमलनाथ के साथ खंडवा लोकसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पंधाना पहुंचे थे। यहां इन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार ठाकुर राजनारायण सिंह के लिए वोट मांगना था, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के चक्कर में इनकी जुबान ऐसी फिसली कि खुद मुद्दा बन गए। राजू भाई स्मृति ईरानी बहुत याद है तुमको कई बात की डोगरी हुई क्या अब। दरअसल जिस वक्त अरुण यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे, भीड़ में मौजूद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने पूछ लिया कि कहां गई स्मृति ईरानी जो महंगाई पर भाषण दिया करती थी। इसके जवाब में अरुण यादव ने निमाड़ी भाषा में कहा कि वाह तो डोकड़ी बड़ी गई, यानी वो अब बूढ़ी हो गई हैं। भाजपा के लोग पेटी टपला लेके गाना गाते थे। क्या गाना गाते थे? महंगाई डायन खाए जात है। अब बताइए रो धीरे रुक तो जा जरा राजू भाई। आप 2021 आ गया है। राजू भाई स्मृति ईरानी बहुत याद है तुमको कई बात की डोगरी हुई क्या अब। अरुण यादव यही नहीं रुके, इन्होंने महंगाई को लेकर हेमा मालिनी पर भी अशोभनीय टिप्पणी कर दी। पेट्रोल का भाव 116 रुपया, डीजल का भाव 109 रुपया। तब भाजपाई क्या कहते हैं, हमारे जमाने में महंगाई डायन थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है, हेमा मालिनी बन गई है। अपनी 2 वरिष्ठ महिला नेताओं पर इस टिप्पणी से बीजेपी भड़की हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने ट्विटर पर इस भाषण को अपलोड कर पूछा है कि महिला सम्मान की बात करने वाली प्रियंका गांधी क्या अपने इस नेता पर कार्रवाई करेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक में ऐलान हो सकता है।
तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार की ओर से ये तोहफा मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारियों को। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की जा सकती है और सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद इसका ऐलान भी हो सकता है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। देश में 100 करोड़ टीकाकरण पूरे होने पर जश्न की विशेष तैयारी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बंदरगाहों, मेट्रो, बस स्टैंड समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर एक साथ अनाउंसमेंट की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा होने पर एक गीत और एक ऑडियो विजुअल फिल्म लॉन्च करेंगे। स्पाइस जेट के विशेष कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। इस खास मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजियाबाद में रहेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा और वैक्सीनेशन योद्धाओं का सम्मान करेंगे। पीएम मोदी आज एम्स के झज्जर कैंपस को विश्राम सदन का तोहफा देंगे। इससे कैंसर मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को भी काफी सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। कई मंत्री देंगे प्रेजेंटेशन। सुबह 11:30 बजे होगी मोदी मंत्रिमंडल की बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव 7 तड़ेगी। समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी लखनऊ में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। 27 अक्टूबर को मऊ में साझा रैली होगी। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। यूपी के आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की मौत। परिवार के आरोप पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सरकार का 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगरा जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पहले पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लिया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद, 2 घायल। देश में फिर उठी बलिदान के बदले की मांग। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को बड़ा झटका। सेशंस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हुई। वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दी। आज हो सकती है सुनवाई। और अब तेज रफ्तार से कुछ और जरूरी खबरें भी आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भारी बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लेने उत्तराखंड पहुंचे। आज प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से 46 लोगों की मौत। नैनीताल में सबसे ज्यादा 25 लोगों की जान गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की भी मदद ली जा रही है। लखीमपुर खीरी बनबसा बैराज से पानी छोड़ने जाने से कई दर्जन गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। पीरापलिया में रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बही। मरम्मत में जुटा रेल प्रशासन। सिक्किम और बंगाल में भारी बारिश का कहर। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में भूस्खलन। सिलीगुड़ी से कलिम्पोंग और सिक्किम का संपर्क टूटा। तो देश आज 100 करोड़ टीका का लक्ष्य हासिल करने वाला है। देखिए टीका महोत्सव से जुड़ी स्पेशल कवरेज। और देखिए देश में आज एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है और अगले कुछ घंटों में देश ये रिकॉर्ड बना देगा, यानी कि 100 करोड़ टीके की डोज देश में लोगों को लग जाएगी। 10 लाख से भी कम वैक्सीन की डोज अब रह गई है 100 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और आज जब देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा देश पार करेगा तो आपको अपने शहर के सार्वजनिक जगहों पर खास अनाउंसमेंट सुनाई देगी। और क्या क्या तैयारी है आज के टीका महोत्सव की, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सिर्फ कुछ ही घंटों का इंतजार। देश रचने वाला है नया कीर्तिमान। आज लगेगी कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़वीं डोज। पहली और दूसरी डोज मिलाकर आज पार हो जाएगा 100 करोड़ का आंकड़ा। कोविड महामारी के खौफ के बीच, आशंकाओं और अंधेरे के बीच उम्मीद की किरण बनकर आई कोरोना वैक्सीन। शुरुआत में कई अड़चनें आई,
कभी वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचक दिखी तो कभी वैक्सीन की कमी की वजह से अफरा तफरी मची, लेकिन देखते ही देखते देश ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिस पर आज हर भारतवासी को गर्व होगा। देश में 1 अरब टीकाकरण पूरे होने पर जश्न की विशेष तैयारी की गई है। आज 100 करोड़वीं डोज लगते ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बंदरगाहों, मेट्रो, बस स्टैंड सभी सार्वजनिक जगहों पर एक साथ अनाउंसमेंट की जाएगी। देश के सभी समुद्र तटों और शिप पर खास जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करेगी। स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएंगे। इस दौरान वो फ्रंट लाइन वर्करों और वैक्सीन लगवा चुके कुछ लोगों से बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर एक गीत और एक ऑडियो विजुअल फिल्म लॉन्च करेंगे। विमान कंपनी स्पाइस जेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ 100 करोड़ वैक्सीन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं वाले पोस्टर अपने 10 विमानों पर लगाएगी। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया स्पाइस जेट के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजियाबाद में रहेंगे। वो वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करेंगे और वैक्सीनेशन योद्धाओं का सम्मान करेंगे। 100 करोड़ वैक्सीन डोज तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया भारत की इस उपलब्धि को हैरत से देख रही है, क्योंकि कई देशों में अब भी पाबंदियों का दौर जारी है। ब्रिटेन, रूस में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किसी भी स्तर पर लापरवाही ना बरतें। मास्क और 2 गज की दूरी का पालन अब भी जरूरी है। अब हमारा अगला लक्ष्य 100% वयस्क आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेट करने का है। उम्मीद है ये लक्ष्य भी हम जल्द हासिल कर लेंगे। तो आज के टीका महोत्सव पर सभी की निगाहें हैं। टीका महोत्सव में अगला बड़ा लक्ष्य बच्चों की वैक्सीनेशन का है। इस पर कुछ जरूरी जानकारी साझा कर रहे हैं आदर्श। ऐसा अनुमान है कि दिसंबर तक हिंदुस्तान में 18 साल से ज्यादा उम्र का हर शख्स कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगवा लेगा। अब बड़ों की जिंदगी सुरक्षित हो गई है, तो सवाल है कि बच्चों के लिए इसका क्या इंतजाम है। आपको टच स्क्रीन के जरिए समझाते हैं कि बच्चों की वैक्सीन की इस वक्त देश में क्या स्थिति है। सबसे पहले देखते हैं भारत में तैयार हो रही वैक्सीन की क्या स्थिति है। कैडिला की डीएनए वैक्सीन पर नजर डालिए। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इसको मंजूरी दी जा चुकी है, यानी कि बहुत जल्द 12 साल के ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन, कैडिला की डीएनए वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को डीसीजीआई की तरफ से मंजूरी का इंतजार है और जैसे ही औपचारिकता पूरी होगी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। वहीं बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोवैक्स को 5 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है और जैसे ये ट्रायल पूरा होगा, इसकी रिपोर्ट्स आएंगी, इसका डेटा आएगा, उसके बाद इसका भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कवर किया जा सकेगा ताकि वो कोरोना से सुरक्षित हो सके। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स की बात करें, 2 से 18 साल के बच्चों पर इसके ट्रायल की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। और अब देखते हैं कि विदेश में जो वैक्सीन तैयार हो रही हैं उनकी क्या स्थिति है। फाइजर की वैक्सीन पर नजर डाल लीजिए। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए मंजूरी का इंतजार हो रहा है और जैसे ही मंजूरी मिलेगी बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। 12 साल से ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन देने की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और लगनी भी शुरू हो चुकी है। वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन की बात कर लें, 12 से 17 साल के बच्चों के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। जॉनसन एंड जॉनसन का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन 12 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल के लिए मंजूरी का इंतजार हो रहा है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, ट्रायल होगा, डेटा एनालाइज होगा और उसके बाद ये वैक्सीन भी लोगों तक पहुंचेगी और बच्चों को लगे कि बच्चे सुरक्षित होंगे। वहीं रूस की स्पुतनिक वी की बात कर लेते हैं। देखिए, 12 से 17 साल के बच्चों पर इस वैक्सीन का ट्रायल जारी है और जैसे ही ट्रायल पूरा होगा उसके नतीजों को देखने के बाद वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सिनोवैक की बात कर लेते हैं। चीन की सिनोवैक वैक्सीन को 3 से 17 साल के बच्चों के लिए मंजूरी का इंतजार है और उसके पहले जो पूरा डेटा होता है, जो ट्रायल होता है, वो सब पूरा किया जा चुका है। और चीन की ही सिनोफार्म की भी बात कर लेते हैं। 3 से 17 साल के बच्चों के लिए इससे भी मंजूरी मिल चुकी है। 2 चरणों का ट्रायल पूरा करने के बाद इस वैक्सीन को बच्चों को देने की इजाजत भी दे दी गई है।
तो कोरोना महामारी की ठोकरों ने हमें सिर्फ चलना नहीं सिखाया बल्कि जिंदगी को बचाने के लिए दौड़ना भी सिखा दिया। टीका महोत्सव को कामयाब बनाने के लिए सरकार ने वैक्सीन मुहिम को रफ्तार दी तो देश की जनता ने बढ़ चढ़कर इस महामिशन को कामयाब बनाया। देखिए कैसे यहां तक पहुंचा वैक्सीनेशन का सफर। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ आज से लगभग 9 महीने पहले हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ टीकोत्सव की शुरुआत हुई थी। लक्ष्य था 130 करोड़ आबादी को टीके का कवच देने का और आज वो भागीरथ प्रयास एक नए मुकाम तक पहुंच गया है। नंबर जो है 1 बिलियन का जो है हम लोग टच करने वाले हैं और शायद ऐसा पूरी दुनिया में आज से पहले कभी हुआ भी नहीं है। मैंने आज ही सेकेंड डोज लगवाई है और बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। बहुत प्राउड फील हो रहा है, हमारी कंट्री ने बहुत जल्दी से कोप अप कर लिया। जी खुशी तो है बहुत ज्यादा सर, और महसूस भी कर पा रहे हैं और भी जो भी लोग नहीं लगाए वो भी लगा ले अभी जल्द से जल्द। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, इतनी सारी जनसंख्या होने के बाद भी कवर कर लेना इतनी जल्दी समय में बहुत बड़ी बात। वैक्सीन भी अच्छा लग गया, इसलिए हो सकता है अब तीसरा वेव का खतरा टल सकता है इस बार। जनवरी में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। फरवरी आते आते फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुहिम में जोड़ा गया। वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा तो मई में सरकार ने 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू कर दिया। पहले दिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा हजारों में था, लेकिन चंद दिन में करोड़ों में पहुंच गया। 1 जनवरी को वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ था और महज 85 दिनों के भीतर यानी 10 अप्रैल को देश में 10 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे कर लिए गए। रफ्तार और बढ़ी और अगले 45 दिन यानी 25 मई तक 20 करोड़ डोज का टारगेट देश ने हासिल कर लिया। 20 करोड़ से 30 करोड़ वैक्सीनेशन तक पहुंचने में सिर्फ 29 दिन लगे। 23 जून को देश ने रिकॉर्ड बना दिया। फिर 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 करोड़ डोज लगते चले गए और हिंदुस्तान बिना रुके बिना थके टीकोत्सव का जश्न मनाता गया। 9 महीने के इस टीकोत्सव के दौरान वैक्सीन की कमी भी आई। गैर बीजेपी राज्यों ने खुलकर केंद्र पर वैक्सीन न मुहैया कराने का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। हमारा स्टेट में पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इतनी कम संख्या में टीके मिल रहे थे कि बात ये थी कि हम चालू भी कर पाएंगे कि नहीं। बात कमी तक नहीं रुकी। वैक्सीन की खरीद को लेकर भी पेच फंसा। राज्यों ने टेंडर निकाले लेकिन वैक्सीन निर्माताओं ने राज्यों को भाव नहीं दिया और आखिर में केंद्र सरकार ने इस अभियान को नए सिरे से शुरू किया। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। मिशन एक था, इसीलिए राज्य भी एक साथ आए। रास्ता आसान हुआ और सीमित संसाधनों के बीच देश संक्रमण से सुरक्षित हुआ। आज देश की 50% आबादी को पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 21% है। सरकार ने इस साल के आखिर तक देश की पूरी वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है और मुमकिन है ये आंकड़ा भी जल्दी ही हासिल कर लिया जाए। कुछ ही देर में 100 करोड़ टीके लगाने का रिकॉर्ड भारत बना लेगा और दुनिया में इससे ज्यादा वैक्सीनेशन किसी भी देश में नहीं हुई है और लगातार इसके लिए जो कुछ तैयारियां की गई वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए भारत में कोरोना के मामले घटे हैं, कोरोना से मौतें कम हो रही हैं, तो इसका सारा श्रेय जो है वो हमारे कोरोना वॉरियर्स को जाता है। जंग के नायकों को एबीपी न्यूज सलाम करता है। सभी करने वालों को सूचित किया जा रहा है चले और चल करके वैक्सीन लगाएं। डर का माहौल था, भ्रम चारों ओर था।
सुई से की मर रहा है इसीलिए नहीं लिया। गाँव में कोई लमसम 15 को लमसम लिया बस। और अफवाह की तो आंधी चल रही थी। थोड़ा हमको काम है, थोड़ा आ रहे हैं। ये तो कहता है बाकी यहाँ 10 दिन या 15 दिन पहले हल्ला हुआ का कि वही ज्यादा मर रहा है, इसलिए यहाँ नहीं लिया। मुसीबत एक नहीं अनेक थी। लोगों को संक्रमण से भी बचाना था और समय रहते वैक्सीन के लिए तैयार भी करना था। सभी को मिलकर कोरोना को भगाना है, गांव से कोरोना को बाहर निकालना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के डॉक्टर्स, सिविल डिफेंस, आशा वर्कर्स सरीखे उन फ्रंटलाइन वर्कर्स पर थी जिन्हें टीका अभियान को अंजाम तक पहुंचाना था और इन्होंने ये काम बखूबी किया। जरूरत पड़ने पर ये पहाड़ चढ़े, वैक्सीनेशन के लिए उफनता पानी भी पार किया। किसी नायक की तरह नाव पर भी वैक्सीन लेकर गए। लोग बेबस ना महसूस करें इसीलिए बस में वैक्सीनेशन किया और जहां कोई रास्ता नहीं था वहां ड्रोन की मदद ली। 100 करोड़ का कीर्तिमान बनाने और लोगों की जान बचाने के लिए मेडिकल स्टाफ ने हर जतन किया और नतीजा ये हुआ कि जो लोग कभी वैक्सीन से भागते थे वो वैक्सीन के लिए भागने लगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। सिर्फ 260 दिनों के भीतर देश 100 करोड़ वैक्सीन के करीब पहुंच गया। कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ आज भी है। और जिन कोरोना वॉरियर्स ने वैक्सीनेशन मिशन की शुरुआत की थी वो बिना रुके बिना हटे आज भी हीरो की तरह अपने काम को चुपचाप अंजाम दे रहे हैं। रुख करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर का। सुपरस्टार शाहरुख के बेटे आर्यन की एक और रात जेल में ही गुजरी और आर्यन को कल भी जमानत नहीं मिल सकी। सेशंस कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब आर्यन के वकील हाई कोर्ट से जमानत की उम्मीद कर रहे हैं। गौरी की मन्नत पूरी नहीं हुई। सेशंस कोर्ट के फैसले ने आर्यन की उम्मीदों को तोड़ दिया। छुट्टियों के बाद सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया और आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जज वीवी पाटिल ने अपने आदेश में कहा, व्हाट्सएप चैट में जो साक्ष्य हैं, उनसे आर्यन खान का सप्लायरों और पेडलरों से संपर्क पता लगता है। एनसीबी को आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिले, लेकिन एनसीबी ने आर्यन को ड्रग्स केस में बराबर का भागीदार माना है और यही आरोप आर्यन के खिलाफ जा रहा है। एनसीबी को जानकारी मिली थी कि क्रूज पर रेव पार्टी आयोजित की जा रही है और आरोपी वहां ड्रग्स के साथ आने वाले हैं, जिसके बाद छापा मारा गया और कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद आरोपियों ने उनके नाम भी बताए जिनके पास से उन्हें ड्रग्स मिले थे। इस वजह से प्राथमिक दृष्टि से ये पता लगता है कि आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची थी। इससे पता लगता है सभी आरोपी एक ही तार में जुड़े हुए हैं। आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली थी, जबकि उसके दोस्त अरबाज के जूतों से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। कोर्ट ने कहा कि आर्यन को अरबाज के पास ड्रग्स होने का ज्ञान था। ये बात आर्यन के खिलाफ गई। मुनमुन धामीजा को भी जमानत नहीं दी गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, व्हाट्सएप चैट से पता लगता है कि आर्यन नियमित रूप से ड्रग्स से जुड़ी अवैध गतिविधियों से जुड़ा है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि जमानत पर रहते हुए आर्यन के उसी तरह का अपराध करने की संभावना नहीं है। आर्यन, अरबाज और मुनमुन की प्रथम दृष्टया गंभीर और गंभीर अपराध में संलिप्तता को देखते हुए ये जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। आर्यन के पक्ष से बार बार कहा गया कि आर्यन 23 साल का मासूम नौजवान है, उसे कम से कम एक मौका तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सेशंस कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। नहीं, इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये माननीय न्यायालय का प्रकरण है। इसमें मेरा बोलना बहुत ही अनुचित होगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। The allegation of various factual elements like consumption or presence would not deprive him bail for so long, and yet since the order has been against Aryan, I think it would be appropriate for the accused to move the High Court. अब ड्रग्स केस के आरोपी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीजा की सारी उम्मीदें हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। वहीं मुनमुन धामीजा और आर्यन की जमानत की अर्जियां बॉम्बे हाई कोर्ट में डाल दी गई हैं, जिन्हें आज कोर्ट के नोटिस में लाया जाएगा। ऑपरेटिव पार्ट हमारे हाथ में आया हुआ था और ऑपरेटिव पार्ट के बेसिस पे हमने बेल एप्लीकेशन अभी जस्ट फाइलिंग कर दिया हाई कोर्ट में और हम उसको मंचने के लिए भी आगे मूव करेंगे और हमारा फाइलिंग प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है। क्या मतलब अब क्या
क्या तारीख देने वाले हैं आप? हम लोगों ने क्या कुछ किया? हमने रिक्वेस्ट तो परसों का किया हुआ है, बट हम एक फिजिकल लिस्टिंग भी कल करने वाले हैं। तो कब तक बोर्ड पर सुनवाई की जाएगी? देखिए, उम्मीद तो बहुत है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए, जल्द से जल्द मैटर बोर्ड पर लग जाए। अब वो डिपेंड करता है हाईकोर्ट के ऊपर के साथ में। अब ड्रग्स केस में आर्यन और शाहरुख की उम्मीदें हाईकोर्ट पर टिकी हैं। वहीं शिवसेना नेता किशोर तिवारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिसमें एनसीबी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की गई है। देखिए, ये मामला बेशक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, पर सच तो ये है कि आर्यन को एक एक दिन बिताना भारी पड़ रहा है। आर्यन मुंबई की उसी आर्थर रोड जेल में बंद है, जिसमें खूंखार कैदियों को रखा जाता है। आर्यन को बचाने के लिए नामी गिरामी वकील जुटे हुए हैं, लेकिन आर्यन और शाहरुख खान का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। कैदी नंबर N956। यही है आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की नई पहचान। एक नहीं, दो नहीं, पिछली 13 रात आर्यन ने मुंबई की आर्थर रोड जेल में गिन गिन कर काटी है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद बीती रात आर्यन के लिए बेचैनी भरी रही। मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन आर्थर रोड जेल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आर्यन को कोर्ट में लेके जाने का उसका कोई इरादा नहीं है। जरूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाएगी, यानी आज का दिन भी आर्यन को जेल में ही बिताना पड़ेगा। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट सहित अन्य आरोपियों को आर्थर रोड जेल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें मुख्य जेल में भेजा गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते नए बैरक नंबर का खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जेल का खाना ही खाना पड़ रहा है। हालांकि आर्यन को घर के कपड़े पहनने की अनुमति मिल गई है। आर्यन खान और ड्रग्स केस में दूसरे आरोपियों को अन्य कैदियों की तरह ही एक ब्लैंकेट और एक चादर दी गई है। उन्हें भी अपना सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। दूसरे कैदियों की तरह आर्यन को भी जल्दी उठना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद आर्यन हमेशा गुमसुम रहता है। उसे हर वक्त अपनी जमानत की उम्मीद लगी रहती है। पहली बार आर्यन को आटे दाल का भाव पता लग रहा है। जिस कॉर्डेलिया द इम्प्रेस शिप से आर्यन को पकड़ा गया था, उसका मुंबई क्रूज हॉलिडे का बेसिक टूर पैकेज ही 15,000 रुपए का है, जबकि जेल नियमों के तहत आर्यन को पॉकेट मनी के तौर पर सिर्फ 45 रुपए मिले हैं। ये पैसे मनी ऑर्डर से आर्यन को भेजे गए हैं। इन पैसों से आर्यन बिस्किट, चिप्स, पानी और जूस खरीद रहा है, लेकिन अब ये पैसा भी खत्म हो रहा है। आर्यन को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 8 अक्टूबर से आर्यन आर्थर रोड जेल में बंद है। अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिसके फैसले का आर्यन ही नहीं, शाहरुख को भी बेसब्री से इंतजार है। और बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जिस पर आज दिन में सियासत तेज हो सकती है। आगरा में पुलिस कस्टडी में वाल्मीकि समाज के युवक की मौत का मामला अब विपक्ष ने लपक लिया है। कल रात प्रियंका गांधी आगरा पहुंची थी। आगरा में कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत अब सियासत का मुद्दा बन गई है। प्रियंका गांधी बुधवार रात आगरा पहुंची, परिवार से मिली, सांत्वना दी, न्याय का भरोसा दिया। कि जो मृतक हैं उनके बड़े भाई मोनू यहाँ पर हैं, उसके अलावा जो और घर परिवार के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो घर पे पहुंची हैं। पहले जानकारी दी गई थी कि प्रियंका गांधी यहाँ पर रुकेंगी, लेकिन अब जो प्रियंका गांधी घर पे पहुंची हैं, तकरीबन जो 10:30 बजे का वक्त है, जब प्रियंका गांधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में, कांग्रेसी नेताओं के साथ में पहुंची हैं उस जगह पर जहां पर मृतक का परिवार है। और मृतक के परिवार का यही कहना है कि वो अभी तक हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए इंसाफ। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का भी ऐलान करते हुए कहा, कांग्रेस मृत सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की पत्नी और परिवार को 30 लाख की आर्थिक सहायता देगी, साथ ही केस लड़ने के लिए पूरी कानूनी मदद भी देगी।
परिवार से मिलकर निकली प्रियंका ने पुलिस, पोस्टमार्टम केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। बेरहम पिटाई हुई है इनकी, उनके बड़े बड़े घाव हैं, उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको। परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई है। एक तहरीर दिखाई गई एक भाई को, उससे साइन करवाई गई। उनको पढ़ना नहीं आता, उनको ये भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या साइन किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। प्रियंका के आगरा जाने को लेकर भी अच्छा खासा ड्रामा हुआ। पहले प्रियंका को लखनऊ के पुलिस लाइंस में हिरासत में रखा गया। वो जाकर संवेदना व्यक्त करना चाहती है, उनके परिवार के दुख में शामिल होना चाहती है। सरकार को डर किस बात का है? क्यों रोक रही है सरकार? हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, किसी के दुख में शामिल होने का भी अधिकार नहीं है। योगी सरकार आखिर प्रियंका गांधी से डरती क्यों है? किस बात का डर है? फिर शाम को 5 लोगों के साथ प्रियंका को आगरा जाने की इजाजत दी गई। उससे पहले आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और यूपी सरकार पर निशाना साधा। मुआवजा दो और मारो की नीति आदित्यनाथ सरकार की नहीं चलनी चाहिए। इसमें न्याय मिलना चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब इसकी एक निष्पक्ष जांच होगी जिसमें पुलिस शामिल ना हो। उस जांच में पुलिस नहीं शामिल होनी चाहिए। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। मृतक अरुण वाल्मीकि थाने में सफाई का काम करता था। थाने में माल खाने से 25 लाख की चोरी हुई तो पुलिस ने शक के आधार पर सोमवार को अरुण वाल्मीकि को हिरासत में ले लिया। 19 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि अरुण बेगुनाह था और पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि अरुण ने गुनाह कबूल कर लिया था और हार्ट अटैक से मौत हुई है। थाना जगदीशपुरा में आज से 3 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें थाने के अंदर मालखाने से एक बॉक्स में करीब 25 लाख रुपए चोरी किए गए थे। उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अरुण नामक एक व्यक्ति पर उनको संदेह हुआ। डॉक्टर का पैनल के माध्यम से पीएम कराया गया। अभी प्राप्त पीएम रिपोर्ट का अनुसार मृत्यु का कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक लिखा गया। परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी सरकार ने मृतक के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। यूपी में चुनाव है, मामला वाल्मीकि समाज से जुड़ा है और बुधवार को वाल्मीकि जयंती भी है, इसलिए इसको लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस वैसे भी यूपी में महिलाओं और SC/ST के मुद्दे के सहारे खुद को यूपी में दोबारा अस्तित्व में लाने की कोशिश में जुटी है, इसलिए ये मामला अभी शांत नहीं होगा। 100 करोड़ का जो आंकड़ा है वो कुछ ही देर में भारत वैक्सीनेशन को लेकर पार कर लेगा। सिर्फ अब 6,85,000 वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो बचा हुआ है। इतनी वैक्सीन लगने के बाद 100 करोड़ का जो कीर्तिमान है वो स्थापित कर लेगा भारत। आज अब तक कुल 99 करोड़ 94 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है और एबीपी न्यूज पर आप इस लोअर बैंड के जरिए देख सकते हैं कि अब तक कितनी करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है और कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद 100 करोड़ का आंकड़ा देश पार कर लेगा। इरफान जी, आज की मास्टर क्लास में क्या खास होने वाला है? तो अभी आज हम बताएंगे कि मकान और बिल्डिंग्स किस जगह पर कैसी होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उनकी पहचान कैसे हो सकती है। ये जब कभी हम गांव वगैरह का सीन बनाते हैं तो एक हमने बनाई है, इस तरह की झोपड़ी आप अक्सर देखते होंगे, ये गांव के सीन में हो जाती हैं, ठीक है। और उसी तरह से आप देखिए बनाएंगे कि महानगर की गगनचुंबी इमारतें होती हैं, वो भी आप हाँ उनको आप कैसे दिखाएंगे। आपने इस तरह से बस सीधा ये लिया, आप चाहें तो सिर्फ इतना भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये उनकी मंजिलें हैं, ऐसी बनती जाएंगी। इसमें आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं ऐसे करके। और उसके अलावा एक VVIP का जो है VIP के उनके भी बंगले होते हैं, गरीब का बंगला होता है, फिर VIP का भी होता है, तो उसको कैसे बताएंगे हम अक्सर। तो जैसे आपने
ये बनाया मैंने उसका अंदर का ये हिस्सा, ये पोर्च उनका बनाया यहाँ से, इधर से यहाँ गाड़ी उनकी खड़ी होती है अपनी। तो उसमें एक ख़ास बात, एक चीज़ दिखाते हैं, वो बहुत बारीकी से आप देखिए उसको, कि ये जो दरवाज़ा होता है ना, उसको हम लोग इस तरह का शेप देते हैं, ये वाला। ये आपको पता चल रहा होगा कि ये खास दरवाज़ा जो है खास लोगों के लिए होता है। बहुत खूब। तो इरफान जी की इस मास्टर क्लास से मुझे उम्मीद है कि आपने इस बार भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगले गुरुवार भी इसी तरीके से मुलाकात होगी और इसी तरीके से आपको बहुत कुछ बनाने के टिप्स इरफान जी की ओर से मिलेंगे। अपनी एंट्रीज हमें लगातार भेजते। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।